नमस्कार प्यारे साथियों, विश्व गुरु अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है 8th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, जो कि है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो इन 5 टॉपिक्स जो कि यहाँ पे हैं, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इन 5 चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो संसाधन से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने देखा होगा। तो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी नीचे, वहाँ से जाकर चाहे हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जो भी आपको देखना है देख सकते हो। हम लोग ज्योग्राफी में 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, 7th क्लास की कंप्लीट कर चुके हैं और 8th क्लास में हम लोगों का आज ये दूसरा चैप्टर है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम लोग जो है 6 क्लास की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी कर चुके हैं, 7th क्लास की कर चुके हैं, 8th क्लास की, 9th और 10th क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। 11th और 12th बचा हुआ है जो कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे और फिर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी कोई दूसरा फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे, पॉलिटी या इकोनॉमी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एक रफ़ कॉपी लेकर आप हमारे साथ बैठिए। रफ़ कॉपी इसलिए ताकि जल्दी से नोट करना होगा, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे। इससे होगा ये कि आपकी मेहनत बच जाएगी, आप साथ ही साथ पढ़ते भी रहेंगे और आपका नोट्स भी बनता रहेगा। ठीक है। और बुलेट पॉइंट में आप उनको नोट करते रहिए ऐसे, और जहाँ भी परिभाषाएं होंगी तो उनको आप हेडिंग डालकर परिभाषाएं भी नोट कर सकते हैं और बाद में उसको आप फेयर कर सकते हो, तो इससे आपका नोट्स भी बन जाएगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। यहाँ पर तो शुरू में कहानी बताई गई है कि माम्बा जो कि तंजानिया की रहने वाली है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो बताया गया कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पे जीवन स्तर कैसा, उसके बारे में बताया गया। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे ही यहाँ पे बताया गया पीटर के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, और तो उनका रहन सहन कैसा है। तो ये यहाँ पर यह समझाया गया है कि अलग अलग जगहों से जगह बदलने पर जीवन स्तर में कितना परिवर्तन होता है, उसके बारे में समझाया गया है, जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बस। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि माम्बा जो कि तंजानिया में रहती हैं और पीटर जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता यानी ये अंतर आया कैसे? तो यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, देखिए किस लिए आती है। अलग अलग जगहों पर रहने से जीवन के स्तर में जो भिन्नता आती है वो क्यों आती है, तो उसके कारण यहाँ पे बताए गए हैं। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। ठीक है। यह भिन्नता किस लिए होती है? भूमि की गुणवत्ता यानी अगर भूमि एक जगह किसी दूसरे प्रकार की है, दूसरी जगह दूसरे प्रकार की है, तो उससे होता यह है कि जो कृषि या पैदावार है उसमें अंतर हो जाता है। मृदा का किस तरीके की मृदा है, वहाँ का जल के संसाधन कैसे हैं, सिंचाई आदि के स्रोत कैसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति वहाँ की कैसी है, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग कैसे हैं वहाँ पे। तो ये सब मैटर करता है, निर्भर करता है इस अंतर में। ठीक है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। इस किस प्रकार के संसाधनों की? जैसे अभी हमने देखा कि भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और प्रौद्योगिकी आदि, इनकी सबकी ये मुख्य कारण हैं। ठीक है। अभी हम और विस्तार से नीचे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी में, जहाँ भी लिखा होता है क्या आप जानते हैं, तो इनको ज़रूर नोट कर लिया करिए। तो इसको आप बुलेट पॉइंट में नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यह आप कभी बता भी सकते हो, कहीं मेंस जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में कभी आप दे रहे हो तो ये चीज़ें लिख सकते हो वहाँ पे कि विश्व की 90% जनसंख्या, मतलब जितनी जनसंख्या विश्व की है तो उसकी 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब भूमि क्षेत्र मतलब जितना भूमि क्षेत्र है पृथ्वी पर कितना भूमि क्षेत्र है, टोटल पृथ्वी है उसका लगभग 2/3 तो जल है, 1/3 पानी है, लगभग कह सकते हो 29 या 30% भाग पर भूमि है। तो इस जो 30% जो 29-30% जो भूमि है उसका जो 30% है उस पर 90% जनसंख्या रहती है दुनिया की। समझ गए आप? इसको बहुत ध्यान से दोबारा से समझिए कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30, मतलब जितना भी भूमि क्षेत्र है पृथ्वी पर उसका भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या वह निर्जन है। विरल जनसंख्या यानी बहुत मुश्किल से जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या, या वह निर्जन है यानी वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है पहला भूमि के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे चित्र दिया गया है ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप का एक देश है। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं? बहुत सारे उपयोग पहचान सकते हैं कि भाई यहाँ पे खेती की जा सकती है, बगीचे लगाए जा सकते हैं, कारखाने उद्योग खोला जा सकता है, इस भूमि पर बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो भूमि के बारे में जानते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि भूमि भी एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि 29 से लेकर 30% तक पूरी पृथ्वी पर भूमि है, बाकी शेष क्या है? जल है। ठीक है, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। तो 30% जो भी 29-30% भूमि है पूरी पृथ्वी पर, इसमें क्या पूरी भूमि पर मनुष्य रह सकता है? नहीं रह सकता। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर घने जंगल हैं, तो हर जगह मनुष्य नहीं रह सकता, आवास योग्य नहीं है। और उसके बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि वहाँ की मृदा अच्छी नहीं है, तो खेती नहीं हो सकती, मनुष्य वहाँ पर रह नहीं सकता। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। एक तो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत का मतलब हुआ, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र का मतलब हुआ कि जहाँ से एकदम से जल आ जाता है, काफ़ी जब बाढ़ वगैरह आती है तो एकदम से जल जो है पहुंच जाता है, डुबो देता है जाकर चीज़ें, तो वो क्षेत्र जो होते हैं उसको कहा जाता है जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, निचला क्षेत्र। ऊपर से पानी आता है दौड़ता हुआ और भर जाता है एक जगह आकर, तो इसलिए उसको कहा जाता है जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र। इसके अलावा है मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र। ठीक है, सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ऐसी जगहों पर, मतलब ऐसी जगहों पर लोग बहुत कम रहते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं रहते। कहाँ कहाँ? या तो ऊबड़ खाबड़ है स्थलाकृति, जहाँ की कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है, पर्वतों के बहुत खड़े ढाल हैं, खड़ी पहाड़ी पर कोई रह ही नहीं सकता, जलाक्रांत वाला जो क्षेत्र है वहाँ, या फिर मरुस्थल है वहाँ पर, या फिर सघन वन क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं वो विरल जनसंख्या वाले होते हैं, या कह सकते हो निर्जन है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। और दूसरा, उर्वर यानी उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, सघन बसे यानी घने घने बसे हुए हैं। जैसे कि हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तर भारत का, ये बहुत ही घना बसा हुआ, विश्व का काफ़ी घना बसा हुआ ये क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। ये सब हम लोगों ने जो है आगे भी पढ़ेंगे, आगे की एनसीईआरटीज़ में, और पहले भी पढ़ चुके हैं। अब भूमि का उपयोग के बारे में जानते हैं। भूमि के उपयोग, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि। अब कहीं पूछा जाए आपसे कि भूमि के उपयोग के बारे में लिखिए, तो क्या लिख सकते हो? भूमि का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? जैसे कृषि के बारे में सबसे पहला कृषि है, उसी से मनुष्य का जीवन चलता है। वानिकी यानी वन लगाना, खनन, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको निकालने या खनन, सड़कें बना सकते हो, सड़कें से आवागमन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और क्या कर सकते हो भूमि का उपयोग? उद्योगों की स्थापना कर सकते हो भूमि पर। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना? ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं होना, लेकिन यहाँ तक कि भूमि उपयोग कहते किसे हैं वो आपने यहाँ पर समझ लिया कि अलग अलग तरीके से हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों, ये जो टर्म है कारक, भौतिक कारक, इसको बहुत ध्यान से देखा करिए आप लोग। और कुछ टर्म्स हैं आगे चल के जब 11-12 की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आप जानते हो 6 से 12 तक की सभी इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लिए, जो ज्योग्राफी है वो। तो ये टर्म्स वहाँ पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन कौन से किन किन कारकों पर क्या क्या निर्भर करता है। तो भूमि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे अब भौतिक कारक कौन कौन से हैं? जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ठीक है, इस पर भूमि का उपयोग निर्भर करता है। यानी अगर वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद होंगी तो हम भूमि का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल अगर उपलब्ध है तो वहाँ पर और ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, जल की उपलब्धता नहीं है तो उस भूमि का उपयोग नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छी तरीके से।
तो इन कारकों पर निर्भर करता है उसका भूमि का उपयोग। मानवीय कारक क्या है? जैसे मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी मालिकाना हक, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि यानी प्राइवेट भूमि कह सकते हो, किसी व्यक्ति की भूमि, और सामुदायिक भूमि, सामुदायिक यानी मिली जुली पूरे समुदाय की भूमि में बांटा जा सकता है। किस में बांटा जा सकता है? स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि में और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जैसे कि हमारा मकान हो गया, निजी भूमि है, हमारा बगीचा होता है, निजी भूमि है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, यानी सबकी मिलीजुली होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। मतलब जनसंख्या बढ़ती रहती है और उसी हिसाब से उसकी मांग भी सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, भूमि तो बढ़ती नहीं है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। किस लिए? अब भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों के पास भूमि तो उतनी ही है, तो उसको बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या किया कि जिस पर उनका अधिकार नहीं है उस पर भी उन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। तो उसको कहा गया कि, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि लोगों ने, ध्यान से देखिए, लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, सामुदायिक क्षेत्र था सभी पूरे समुदाय का था, उस पर क्या बनाना शुरू कर दिया? व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जिस पर उसका अधिकृत नहीं था वो, उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, देखिए ये जो टर्म्स हैं इनको अगर आपने 6th क्लास से, अभी हम लोग 8th क्लास की NCERT कर रहे हैं, 6th क्लास की जिन लोगों ने देखी होगी तो उनको बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। निम्नीकरण क्या है, भूस्खलन क्या है, मृदा अपरदन क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर नहीं देखा तो शुरू से आप देखिए। तो मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए जिनसे समझाया गया कि समय कैसे बदलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। तो कैसे परिवर्तन होता है भूमि के उपयोग में? पहले चित्र में यहाँ पे दिखाया गया कि झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं और खेती की जा रही है, और हल देखिए कंधे पे हल रखे हुए, लकड़ी का हल लिए जा रहे हैं। कुछ लोग अपने बकरियाँ चरा रहे हैं और इधर यहाँ पे बगीचा है। ये सब जो है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है और यहाँ पे खेती की गई है। दूसरे चित्र में क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा संपन्नता आई और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया तो ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, बिजली के तार यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए मकान जो है कच्चे थे और यहाँ से पक्के मकान 2 मंजिले बन गए। ठीक है, लेकिन खेती होती रही। फिर क्या हुआ तीसरे चित्र में बता रहे हैं। तीसरे चित्र में कैसे परिवर्तन आया समय के साथ भूमि के? जो 2 मंजिल मकान थे वो 3-4 मंजिल तक होने लगे सभी के, देखिए यहाँ पे। और यह है कि मोटर गाड़ियाँ आ गई, बसें चलने लगी, यहाँ पे बिजली के खंभे लग गए हैं और जो है खेती कम दिख रही है। पहले यहाँ पे फसल दिख रही है अच्छी खासी, लेकिन फिर ये कम दिख रही है यहाँ पे। और चौथे चित्र में बहुत ध्यान से देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया कि आबादी चूँकि बढ़ गई तो क्या हुआ कि ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। ठीक है, सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, खंभे जो एक तो लगे होते थे बहुत सारे, अब आपको बिजली के खंभे देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, वायुयान उड़ने लगे, वायु यात्रा लोग करने लगे, हवाई यात्रा। और जो खेत होते थे वहाँ पर लोगों ने पार्क बना दिए। ये देखिए झूला पड़ा हुआ पार्क में। तो इस प्रकार से भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ समय के साथ। पहले उसका किसी दूसरे चीज़ में के लिए प्रयोग किया जाता था, अब दूसरे प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो अब जानते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। किसकी वजह से? बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि का विनाश हुआ है और
कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वन, इनके समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हो? वन रोपण के द्वारा, यानी बहुत सारे वन लगाइए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो कौन कौन से सामान्य तरीके हैं? एक तो वन रोपण का मतलब हुआ वन लगाना, भूमि उद्धार का मतलब हुआ कि भूमि का सुधार करना, तीसरा हो सकता है कि रासायनिक कीटनाशकों का विनियमित उपयोग, यानी बहुत कम उपयोग, उसके लिए रेगुलेशन बनाने चाहिए, नियम बनाने चाहिए सरकार को कि कम से कम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जा सके। और उर्वरकों, जो खादें होती हैं जिनको उर्वरक कहते हैं, उनका भी बहुत कम उपयोग या बहुत नियमित उपयोग करना चाहिए, विनियमित। तथा अतिचारण, अतिचारण का मतलब हुआ पशुओं को चराना। तो बहुत भारी मात्रा में किसी मैदान पे अगर पशु चर जाते हैं तो वहाँ की वनस्पति सब नष्ट हो जाती है और यहाँ तक कि मृदा भी जो होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। आदि भूमि संरक्षण के लिए कुछ प्रयुक्त सामान्य तरीके, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग आगे जानते हैं मृदा के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। तो मृदा क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है मृदा की तो आप हेडिंग डालिए मृदा और ये नोट कर लीजिए कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, कैसे होता है मृदा का निर्माण? चट्टानों से प्राप्त खनिजों तथा जैव पदार्थ, जिसको इंग्लिश में ह्यूमस भी कहते हैं, ह्यूमस। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों तथा जैव पदार्थ, अभी हम इसको पढ़ेंगे लेकिन यहाँ इसको पूरा कर लें सेंटेंस। जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या होता है? टूटना, चट्टानों का टूटना आदि से। अभी अपक्षय की डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, यहाँ पे लिखी होगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती कौन? मृदा। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, किसका किसका? मिनरल्स यानी खनिजों का और जैव पदार्थ यानी ह्यूमस का जो मिश्रण होता है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो कैसे बनाता है अभी बताएंगे आपको। पहले तो आप अपक्षय की डेफिनेशन लिख लीजिए। अपक्षय क्या होता है? देखिए, क्षय का मतलब तो आप जानते हैं, क्षय किसे कहते हैं? क्षय, क्षय यानी किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन होता। कभी बहुत ठंड हुई, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो उससे क्या हुआ कि टेम्परेचर परिवर्तन हुआ तो चट्टानें टूटने लगती हैं, उससे भी होता है। दूसरा है तुषार क्रिया, जो कहीं कभी कोहरा पड़ रहा है। ठीक है, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा। तो पौधों और कैसे, कुछ चट्टानों पर कभी कुछ पौधे उगाते हैं तो उनमें वो टूटने लगती हैं। दूसरा है मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सैलों यानी चट्टानों का टूटना और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। तो ये जो चट्टानें वगैरह टूटती हैं तो मिनरल्स के साथ में जो खनिज तत्व और ह्यूमस जैव पदार्थ जो है उससे मृदा बनती है, उनके मिश्रण से, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई जिसको हमें देखना है, भूस्खलन क्या होता है। तो भूस्खलन के बारे में जान लेते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन मतलब भूमि का स्खलित हो जाना, कहीं से स्खलन हो जाना, गिर जाना, नीचे की तरफ आ जाना। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह यानी बहाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है ये भूस्खलन।
तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ दिया गया है, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं, जिनको ध्यान से देखिए। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना यानी पहचान चिन्ह बना देना कि भाई यहाँ पर, जैसे बोर्ड लगा देते हैं, कहीं सड़क निकली है तो लिख देते हैं कि भैया कृपया यहाँ से ये भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, कृपया संभल कर चलें, तो इंगित कर देना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरा क्या कर सकते हैं, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। और क्या कर सकते हैं, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है, ये उतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए प्रतिधारी दीवार है, जो ये सड़क बनी हुई है, यहाँ से प्रतिधारी दीवार बनाई गई ताकि भूस्खलन ना हो सके या उससे बचा जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक हम लोगों ने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है मृदा परिच्छेदिका का, तो इससे समझ लीजिए। जो सबसे ऊपर यहाँ तो घास जमी हुई है, तो घास के पास ही यहाँ पे लिखा हुआ है जड़ों के पास जो मृदा होती है, तो ह्यूमस यानी जैव पदार्थ और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ठीक है, ये है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके निचली जो सतह होती है वो क्या है, बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा होती है, और उसके नीचे क्या होता है, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होता है, और उसके नीचे जनक चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो ये है मृदा परिच्छेदिका दिखाई गई है। और यहाँ पे आप लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में, 1 सेंटीमीटर मतलब इतनी मोटाई की मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे दिखाया गया है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा के बनने में प्रभाव रखते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉइंट वाइज, एक एक करके। जैसे जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए उच्चावच। कहीं कहीं पर ऊंचाई है, कहीं कहीं पर निचला क्षेत्र है, तो उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और चौथा पॉइंट लिखिए वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए आप। अगला है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, बिल्कुल निश्चित करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये सब कारक हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला है मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप जलवायुविक यानी जलवायुविक कारक हैं। क्या था, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जनक शैल का स्वरूप यानी वो जो शैल है, जो चट्टान जिसका अपक्षय हुआ है, उसका स्वरूप कैसा है, ये बताएगा कि मृदा कैसे बनेगी। ठीक है, और दूसरा जलवायु। ये 2 कारण इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, एक तो शैल कैसी है, चट्टान कैसी है जिससे वो मृदा बनी है, और दूसरा जलवायु वहाँ की कैसी है, तो पता चलेगा कि मृदा कैसे बनेगी। तो मृदा निर्माण के अन्य कारक क्या हो सकते हैं, अन्य कारक हैं स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय तो क्या होंगे, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। ठीक है, कौन कौन, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का टूटना, मृदा का टूटना। मृदा अपरदन के बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। वो जल के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, वायु के द्वारा, वायु भी उड़ा ले जाती है मृदा को। ठीक है, तो वो सब देखा था हम लोगों ने। तो ये 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण,
वनों उन्मूलन का मतलब हुआ है वनों को काट देना, वनों को समाप्त कर देना, हटा देना। अतिचारण का मतलब बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। ठीक है, तो ये सब कारक हैं निम्नीकरण के, मृदा निम्नीकरण के। ठीक है, इनकी वजह से मृदा निम्नीकरण होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार हैं, इनको ध्यान से देखिए। जैसे मल्च बनाना। मल्च कैसे बनाना, मतलब पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी उसकी नमी बनी रहती है। मल्च बनाकर यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए जिनको आप देख लो। वेदिका फार्म है यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में, इस तरीके से, ताकि पानी जब ऊपर से पानी वर्षा, चाहे वर्षा का जल हो या सिंचाई वगैरह हो, तो वो एकदम से सीधे ना जाए, तो इसलिए वेदिका फार्म इस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये है समोच्च रेखीय जुताई, इस तरीके से की जाती है, उसका चित्र दिया गया है। अब वेदिका फार्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो वेदिका फार्म कहाँ बनाए जाते हैं? तीव्र ढालों पर, पहाड़ों पर, जैसा कि अभी हमने देखा, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी, ऐसा ना हो कि ऊपर से पानी जल आए और सारी इंपॉर्टेंट जो मृदा है उपजाऊ उसको बहा ले जाए, उसको रोकने के लिए भी ऐसा वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। और क्या है समोच्च रेखीय जुताई, ये कैसे होती है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समोच्च रेखीय जुताई। अगला है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जैसे कि यहाँ पे रक्षक मेखला लगाई गई है। रक्षक मेखला मतलब लंबी लंबी कतारें लगा दी जाती हैं ताकि जो हवा है वो इम्पॉर्टेंट मृदा को ऐसा ना हो कहीं उड़ा के ले जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। चट्टान बांध क्या होता है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं चट्टान बांध? जल के प्रवाह को कम करने के लिए। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो मृदा के बारे में हम लोगों ने इतना जाना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई। यानी खपत ज़्यादा हो रही, खर्च ज़्यादा हो रहा पानी का। पहले पानी का खर्च कम होता था 1975 में, लगभग कह सकते हो दोगुना हो गया इस समय। ठीक है, लगभग दोगुना खपत, यानी खर्च लोग करने लगे हैं पानी का। अब जानते हैं जल के बारे में। मृदा के बारे में देखा, जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था नवीकरणीय कौन कौन से हैं, अनवीकरणीय कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब नवीकरणीय कैसे है, पिछला चैप्टर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। नवीकरणीय इसलिए है, वर्षा से जल बरसता है, नीचे भूमि पर आता है तो पृथ्वी के अंदर चला जाता है और बरसता हुआ उसे नदियों से होते हुए समुद्र में भी चला जाता है। अब समुद्र में क्या होता है, वाष्पीकरण होकर फिर वो वायुमंडल में पहुंचता है और फिर से पानी बरसता है। तो ये जो चक्र है वर्षा का, जल चक्र जो है, जिसे जल चक्र कहते हैं, उसके द्वारा हमको जल प्राप्त होता रहता है। इसलिए जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जैसे कोयला है जिसको बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं, तो वो अनवीकरणीय संसाधन कहा जाएगा। ठीक है, तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसीलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है पृथ्वी को, इसीलिए पृथ्वी को जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, कितने साल पहले भैया? 3.5 अरब
वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। तो जीवन कहाँ शुरू हुआ? आदि महासागरों का मतलब हुआ सबसे पहला। एक होता है आदि, फिर होता है अंत। तो आदि यानी सबसे पहला, आदि महासागर में जीवन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 3.5 अरब वर्ष पहले। जीवन का मतलब मानव जीवन नहीं, पृथ्वी पर जीवन जो शुरू हुआ उसकी बात की जा रही है। ठीक है, जीवन यानी किसी भी प्रकार का, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, समुद्री शैवाल हो गए, इनकी सबकी पेड़ पौधों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है यानी खारा है या नमकीन है कह सकते हो, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो महासागरों का जल तो हम पी नहीं सकते। अलवण जल केवल 2.7% ही है। तो अलवण यानी जो मीठा जल है, जो समुद्री नहीं है, जो खारा नहीं है, जो नमकीन नहीं है, वो कितना है? वो है 2.7%। तो बहुत कम जल है। और इसी 2.7% में इसमें नदियों का जल भी सम्मिलित है। जो नदियों का जल खारा तो होता नहीं है, समुद्र का जल खारा होता। तो ये जो अलवण जल है, नदियों का जल भी अलवण जल ही माना जाएगा। ठीक है, आगे एक आपको शायद पहले शायद मिल चुका होगा या आगे के क्लासेस की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा है चूँकि, तो आपको एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें पूरा बताया जाएगा कि इतना महासागरों में है, इतना नदियों में है, इतना पीने के लिए है, इतना वर्षा का जल, सब कुछ उसमें आपको बताया जाएगा। तो इसका लगभग अलवण जल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी जो अलवण जल 2.7% है, उसका 70% जो है वो तो बर्फ़ की चादरों में, हिमानियों के रूप में है। कहाँ? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर तो मनुष्य की पहुँच से बाहर ही है जो अलवण जल है। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। समझ गए भैया? 1% जल, केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह किस रूप में है? भौम जल यानी भूमि के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर। नदियों किस रूप में है? 1% जल। यह भौमजल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी 1% भी है, वो भी अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें भी आप नदियाँ मिला लीजिए। 2.7% में जो 70% है वो तो बर्फ़ की चादरें और हिमालय ग्लेशियर्स में है, वो बर्फ़ के रूप में है, तो उसका तो उपयोग कर नहीं सकता मनुष्य किसका उपयोग कर सकता है? जैसे अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो पीने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, नदियों के रूप में है जिससे सिंचाई वगैरह कर सकते हो, या झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में होता है, जो कि 1% अलवणीय जल है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप जानते हैं? एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। जो बूंद बूंद टपकता है ना, अभी ये टोटी खुली छोड़ देते हैं कभी कभी, या ठीक से टाइट नहीं करते हैं, तो एक एक बूंद उसका टपकता रहता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार एक बूंद में क्या चला जाएगा, जबकि एक बूंद में अगर साल भर कोई नल टपकता रहे तो 1200 लीटर जल नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भैया एक एक बूंद की कीमत है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसको ज़रूर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गजब की चीज़ लिखी हुई है कि पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि बरसात होती है, उसका क्या? दरअसल बरसात उतनी ही होती है जितना समुद्र से वाष्पीकरण होता है वायुमंडल में, वही आकर बरस जाता है। ठीक है, तो जल उतना ही रहता है। अब ये मत कहना यार जो पी जाते हैं उसका क्या होता है। ठीक है, वो नेग्लेक्टेड है, उसको नहीं काउंट किया जा सकता। ठीक है, तो इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण यानी वाष्प बनकर उड़ जाना, वर्षण और वाह यानी प्रवाह, बहने की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए।
बहुत बढ़िया चीज़ लिखी हुई है कि पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक निरंतर गतिशील है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं, और ये भी लिख लीजिए कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, यानी अलवणीय जल है उसकी आपूर्ति कम क्यों है आखिर, तो उसका मुख्य कारक है बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग तथा बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। ठीक है, बेहतर होता जीवन स्तर का मतलब क्या हुआ, अब लोगों के पास मान लीजिए कारें हैं, मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, तो उनको वो धुलाई में भी उपयोग करेंगे। कपड़े हैं तो उस पर बहुत सारा पानी लगाएंगे धुलने में। ठीक है, घर हैं तो घरों की सफाई के लिए पूरा मोटर चलाएंगे, उसको खूब अच्छे तरीके से धुलाई करेंगे। तो ये बढ़ता जीवन स्तर है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें एक कारक है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाज़ार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। क्योंकि वहाँ के पानी नहीं बचा। जल उपलब्धता की समस्याएं क्या हो सकती हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। हालांकि जैसे ऑस्ट्रेलिया है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप के चारों ओर घिरा हुआ है, महासागरों के चारों ओर घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य जल है ही नहीं, अलवणीय जल वहाँ पर कमी है, उसका सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें अब सूखा पड़ता है मतलब बारिश कम होती है, उनमें जलाभाव यानी जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण यानी उसको प्रदूषित कर देना के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो ये सब कारक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है, तो इसलिए नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। जल संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन मतलब कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं, उसमें से रंगों के और बहुत सारे केमिकल्स जो बनाए जाते हैं वो सब बहते हुए नालों से होते हुए नदियों में मिल जाते हैं। तो कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, जल निकायों में जैसे तालाब हो गया, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, नहरें हो गई, उसमें उद्योगों का जो जल होता है, जल के प्रमुख संदूषक यानी प्रदूषक हैं। तो इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर का एक चित्र दिया गया है जो दिखाया गया है यहाँ पे खेतों में। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। कौन? वन या वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण मतलब बहुत सारे घने जंगल लगा दो तो एक आवरण यानी ढक देता है उसको, ज़मीन को। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है।
जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा, अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, ड्रिप इरिगेशन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। तो उसमें क्या होता है कि पतली पतली पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है और जहाँ पर पौधा लगा है बस वहीं पे खोल दिया जाता है उसको, एक पतली उसके ड्रॉप के द्वारा, तो एक एक बूंद करके पौधे में जल पहुंचता रहता है, जितना ज़रूरी होता है बस उतना ही नष्ट होता है, ऐसे दूरियों पर बनाकर, ठीक है। तो जिसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेशम कीट का एक चित्र दिया गया है। जो रेशम बनाया जाता है वो इसी से, रेशम कीट पालन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। जैव मंडल हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, पिछले 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी। यहाँ फिर से देखिए जैव मंडल कहते किसको, इसको हेडिंग डाल लीजिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो भैया जैव मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल यानी जो भूमि है, भूमि का क्षेत्र है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गई, जल मंडल हो गया। वायुमंडल यानी जो वायु है। तो ये तीनों स्थान जब एक जगह पर कहीं मिलते हैं, एक छोटा सा जो क्षेत्र होता है उसका संकरा क्षेत्र जो कहते हैं, जहाँ पर तीनों क्षेत्र मौजूद हों, उसको कहते हैं जैव मंडल। समझ गए? तो जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए पारितंत्र, जैव मंडल की हेडिंग डाल के वो लिख लीजिए। फिर आप लिखिए पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र के बारे में यहाँ से लिखिए कि सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया किसने किया था। तो उस कमेंट में पूछा था कि क्या सर अगर यूपीएससी में अगर कोई ऐसी डेफिनेशन से संबंधित कुछ पूछा जाए तो क्या हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जितना ही सरल भाषा में आप लिखेंगे उतना ही आपका आंसर प्रभावी रहेगा, ठीक है। ऐसा हमेशा कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, पारितंत्र किसे कहते हैं, ठीक है जी। किसको कहते हैं? सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। तो इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। अब रक्षक मेखला क्या होती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो तटों के किनारे, तटीय क्षेत्रों में, जैसे मान लो समुद्री तट है या कोई ऐसे किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि आसपास के जो खेत हैं वहाँ की मृदा उड़कर ना जा सके, तो उसको कहा जाता है रक्षक मेखला। ये सारी डेफिनेशन आपको कहीं और एनसीईआरटी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर कहीं आप दूसरी जगह अगर देखते हैं रक्षक मेखला तो समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्लियर हो गया। तो पेड़ पौधे और क्या करते हैं? रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? हमें फल प्रदान करते हैं, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पौधे का केवल कर्तव्य इतना नहीं है कि ऑक्सीजन छोड़े रहो और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करे रहो। बहुत सारे यहाँ पे उपयोग है जिनको आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप।
ये लिखा हुआ है ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी, यानी औषधियाँ प्राप्त होती हैं। किंगफिशर, किलकिला एक पक्षी का यहाँ पे दिया गया है चित्र। क्या आप जानते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये मैं कैसे समझ गया कि बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं पहले सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ चुका हूँ, एक एक शब्द पढ़ चुका हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रीन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी यानी दर्दनाशक से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ये गिद्ध हैं, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में गिद्ध नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? गिद्ध जो है वो मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं, और होता ये था कि जंतुओं को, जानवरों को दर्द निवारक दिया जाता था डिक्लोफिनेक। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि किस औषधि के कारण गिद्ध नष्ट हो गए। देखिए, पशु नहीं नष्ट हुए, गिद्ध नष्ट हुए। अब गिद्ध किस लिए नष्ट हुए? पशुओं को डिक्लोफिनेक दिया गया, और दिया गया तो पशुओं के लिए तो ठीक है, दर्दनाशक है, पशुओं के लिए तो कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब वो पशु मर जाता था और उसके मांस को जब गिद्ध खाने आते थे, तो क्या हुआ कि गिद्धों की जो किडनियां हैं वो फेल हो गई, मतलब गिद्ध जो है वो मरने लगे हज़ारों की संख्या में। अब ये चीज़ पता करने में इसको बहुत समय लग गया कि क्यों मर रहे हैं गिद्ध। पता चला कि अच्छा, जो पशुओं को डिक्लोफिनेक दिया जाता है ये इसमें स्टोर होता रहता है, पशुओं को फ़ायदा कर जाता है, लेकिन वो उनके अंदर स्टोर होता रहता है बाद में, लेकिन गिद्धों के लिए वो जानलेवा साबित हुआ आगे चलकर। ये लिखा ना, गिद्ध किडनी खराब होने से मर गए थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं। फूलों के परागकण में मदद करती है कौन? मधुमक्खी। और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक मतलब शुद्धिकरण करने वाला अपमार्जक है, और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। शुद्ध कर जाए, नहीं तो क्या होता, वायु अशुद्ध हो जाती है ना। जो पशु मर जाते हैं तो उसकी दुर्गंध से वायु, वातावरण दूषित हो जाता, तो गिद्ध उसको सब समाप्त कर जाते थे। तो एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है गिद्धों को। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। समझ गए? ये यहाँ पे चित्र दिया गया, घास, स्थल एवं वन। अब जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ये लाइन यूपीएससी वगैरह में डायरेक्ट उठाकर रख लेते हैं, एकदम ऐसे उठाएंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। एक और दूसरा दे देंगे, तीसरा और दे देंगे और पूछेंगे कौन कौन से सही हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िए, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? मुख्य रूप से तापमान पर और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। तो ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है कि नहीं करती है? करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे कि वन, जो वनस्पति है, या तो वो वन की वनस्पति हो सकती है, या फिर घास स्थल हो सकता है, या फिर गुल्म हो सकता है, और टुंड्रा। तो 4 प्रकार के वर्गों में रखा जा सकता है वनस्पति को। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता यानी घनापन कम होता जाता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों
की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। ये देखिए वन में अजगर पड़ा हुआ है, देखते हुए डर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज पिछली 2 शताब्दियों में, यानी पिछले 200 वर्षों में कह सकते हो आप, में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। वन हमारी संपदा है, यानी हमारे लिए एक धन है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं, यानी उनकी सुरक्षा करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण कौन एक तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा, दूसरा मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन यानी वनों को नष्ट करना। मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल मतलब जो जंगलों की आग होती है उसको दावानल कहते हैं। जंगलों में जो आग लग जाती है उसको कहते हैं दावानल। और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति का चित्र दिया गया है। ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, लोग शिकार कर देते हैं उसका। ठीक है, पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रियाकलाप, यहाँ पे शब्दावली दी गई है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर है। और राष्ट्रीय पशु चीता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिया है चीतलों का झुंड, चिड़ियाघर वगैरह में आपने देखा होगा। अब है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक चीज़ जिसको बहुत ध्यान से पढ़िए और नोट भी कर लीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जिसका नाम है साइट्स, CITES, साइट्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट में,
जिसका फुल फॉर्म है CITES का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह है इसका फुल फॉर्म की स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, मोरल ड्यूटी है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था जैव मंडल निचय। तो जैव मंडल निचय होता क्या है, यहाँ पे दिया गया है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रहित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जैव मंडल निचय। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है आसाम में। आगे जानते हैं। साइट्स यानी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल और ऑर्किड एलो कुछ उदाहरण हैं इसके। तो CITES आप उसको सर्च करना, इससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी गूगल पर मिल जाएगी। CITES। ठीक है, इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसके बारे में विकीपीडिया वगैरह पे आपको काफ़ी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट था और हम लोगों ने देखा। अब इसके सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइएगा और इसके बाद हम बहुत जल्द अगला चैप्टर भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हो इससे पहले के या हिस्ट्री ज्योग्राफी के, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।